हेलो एवरीवन। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने परमुटेशन पढ़ लिया था। ठीक है। परमुटेशन के आपने सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती थी अकॉर्डिंग टू आरजीपीवी डिप्लोमा सिलेबस, ठीक है, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो मैंने आपको कवर कर दी है ना। और आपने यदि इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी तो आपको, मेरे ख्याल से आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं गई होगी, है ना। क्योंकि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा मैंने आपको टफ क्वेश्चन कराए नहीं थे। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका क्रमचय। आज अपन को पढ़ना है संचय, कॉम्बिनेशन। ठीक है। क्या पढ़ना है? संचय, कॉम्बिनेशन। ठीक। संचय, क्रमचय और संचय। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब इसमें अपन कॉम्बिनेशन तो पढ़ेंगे, साथ में क्रमचय को कैसे इंक्लूड करते हैं वो भी अपन को इसमें पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला किसका? क्रमचय का। मैंने फैक्टोरियल को सॉल्व कराना आपको सिखा दिया था। ठीक। क्रमचय को कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये होता है, इसको आप लिखते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन सॉरी, ये वाला फैक्टोरियल नहीं चल रहा है आपका, आपका चल रहा है ये वाला फैक्टोरियल, आर एन माइनस आर का भी फैक्टोरियल। ठीक, यही चल रहा है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका ये वाला। कभी भी आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम दी जाए तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। फैक्टोरियल को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है कि किस प्रकार से आपको फैक्टोरियल को सॉल्व करना है इसकी पिछली वाली क्लास में। आप जब भी क्लास देखें तो आप डायरेक्ट ना देखें, आप उसको मैं आपको उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में प्रोवाइड कराता हूं, तो आप उसको शुरू से देखें। यदि आप शुरू से देखेंगे तो आपको मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने बीच से देखा तो आपके परखच्चे उड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो एक तो ये हो गए। ठीक है। एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये होता है, ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी? आपकी क्रमचय की। ठीक। ये बकायदा प्रूफ होता है, ये जो होता है ये बकायदा प्रूफ होता है। लेकिन अपन को प्रूफ पे नहीं पढ़ना है, अपन को तो ये पता होना चाहिए कि इसके बराबर ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है। बकायदा ये प्रूफ होता है। मैं प्रूफ आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपकी उसमें आता भी नहीं होगा प्रूफ करने के लिए, तो ये आपको बनना चाहिए। अब देखिए, एक होता है आपका क्रमचय, संचय का क्रमचय में परिवर्तन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक। सॉरी, ये इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से कन्वर्ट भी किया जाता है। तो ये मेनली ये तीन आपको फॉर्मूले आना चाहिए। किसको? कभी भी क्रमचय को आप सॉल्व करते हैं, ये जब आप क्रमचय के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीआर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब उसमें ये आपको लगता है ये नॉर्मल है, फॉर्मूला है। जब भी आपको एनसीआर का फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी आपको इस प्रकार के टर्म में दिया जाएगा, तो उसको इस प्रकार से खोल के आपको बताना है ना। और यदि आप क्रमचय और संचय दोनों में मतलब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं, तब आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो अपन हर क्वेश्चन से डील करने के लिए तैयार रहे। ठीक है ना। तो अब आपके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है ना।
तो अपन बढ़ते हैं आगे, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, ये आपके सारे फॉर्मूले हो गए। अब अपन शुरू करते हैं, देखिए, है ना। पहला फॉर्मूला है ए, यदि NC10 बराबर NC15, ठीक हो तो 25Cn का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए, अब इसमें 25Cn लिखा है, तो यदि आपको 25C कुछ भी वैल्यू दी होती तो आप आराम से निकाल लेते, इसकी मान सीधी सीधी इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन अब इसमें आपको n दिया है, तो आपको पहले n की वैल्यू निकालने के लिए ये आपको इक्वेशन दी गई है, तो इसलिए आपको ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लगा दो इसको। n की वैल्यू निकालने के लिए आपको ऐसे बस लगा दो, बस रहने दो। ठीक है, n की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें, आपको पता है NC10 बराबर लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, NC10 बराबर, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं NC10 माइनस R, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको समझाने के पर्पज से देखें, NC10 लिखा है, ठीक है। यदि आप इसका कंपैरिजन NCR से करें तो R की वैल्यू क्या रहेगी, R की वैल्यू 10 रहेगी कि नहीं रहेगी इसमें, यदि ये देखा जाए तो। यदि ये लिखा है तो इसको अपन ये लिख सकते हैं NC, है ना, N माइनस 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, NC10 को NC10 N माइनस 10 लिख सकते हैं। मैंने R की वैल्यू आपको निकाल के बताई, किस प्रकार से, कौन सी प्रॉपर्टी से, ये आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, NCR बराबर NCN माइनस R, ये वाली प्रॉपर्टी से, है ना। तो उसी वाली प्रॉपर्टी का यूज हुआ, अभी फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, है ना, है ना, NCR बराबर N माइनस R। तो अब देखिए NC10 बराबर क्या हो जाएगा ये, तो NC10 की जगह पे आप ये रखो NCN माइनस 10 बराबर NC15, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस इसी फॉर्मूले का यूज करना, मैंने बोला था ना, जब फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए, ऐसा यदि आपको फॉर्मेट दिया है तो देखो, ये एन है, सेम है, सी सेम है, एन सेम है, सी सेम है। अब जब याद ये आप उसको खोल लो, है ना, या तो खोल लो या फिर आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे बराबर लिख सकते हो, n माइनस 10 बराबर 15, n बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 10, तो n बराबर हो जाएगा 25। अब जब आपको n बराबर 25 की वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो आप 28C n की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, 28C n की वैल्यू कितनी है 25, इसको सॉल्व करोगे आप, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होता है भाई इसका, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, क्या है, यदि आपको NCR दिया है तो आपको लिखना है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, यही होता है। तो ऊपर की संख्या n है, नीचे की संख्या R है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, देखिए 28 का फैक्टोरियल अपॉन 25 का फैक्टोरियल, 28 माइनस 25 का फैक्टोरियल, तो 28 का फैक्टोरियल
ठीक है, बिल्कुल सिंपल से सॉल्व कर रहा हूं मैं। 25 का फैक्टोरियल 28 माइनस 3 का फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल कितना हो 28 माइनस 25 3, 3 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करने के लिए 28 का फैक्टोरियल खोलोगे तो होगा 28 27 26, और चूंकि 25 के फैक्टोरियल की अपन को जरूरत है इसलिए 25 तक ही विस्तार करेंगे, ठीक है, इंटू 3 का फैक्टोरियल। 25 का फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे पूरा खोल देंगे तो ये बचेगा 28 27 26, नीचे का 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लोगे, है ना, तो कैलकुलेटर सॉल्व करोगे आएगा 2376, ठीक, सॉरी 3276, है ना। ये तो सिंपल से आप इसको भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर रहता है तो आप बकायदा उसको कैलकुलेटर से लिख के सॉल्व करोगे और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 28C एंड सॉरी 25 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में सारी चीजें, सारी पॉसिबिलिटी, जितनी पॉसिबिलिटी होती सकती थी उतनी पॉसिबिलिटी आपको पूरी एक एक करके आराम से समझा दी है, ठीक है। अब आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उससे डील कर लेंगे, ठीक है। देखिए चलिए, ये तो हो गया एन निकालने का। अब आता है यदि आपसे आर निकालने के लिए पूछा जाए, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 21C आर इक्वल टू 21C आर प्लस 3 है, तो RC6 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पे 21C आर बराबर है 21C आर प्लस 3 के, ठीक है। इसको कैसा लिख सकते हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं 21C आर बराबर 21C 21 माइनस आर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कौन सी प्रॉपर्टी से, ये कौन सी प्रॉपर्टी से लिखोगे, एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो ये आपको बाजू में लिखना है, इससे ये लिखोगे आप, इसको क्या लिख सकते हो 21C एन माइनस सॉरी 21 माइनस आर इक्वल टू 21C आर प्लस 3, ठीक। 21 माइनस आर बराबर हो जाएगा आर प्लस 3 की, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये बराबर होगा इसके, तो उसी से 21 माइनस आर इक्वल टू आर प्लस 3, ठीक है। इसको साइड ले जाओ, इसको साइड ले आओ, 21 माइनस 3 इक्वल टू 2R, ये बचेगा 18, 2R, R बराबर हो जाएगा 6, ठीक, सॉरी R बराबर 6 नहीं होगा 9 होगा, ठीक है 9, R बराबर 9। जब R बराबर 9 आ गया आपका, तो क्या निकालना है आपको, RC6, ठीक है। अब देखिए R की वैल्यू कितनी है 9C6, यही बचेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 6 और 9 माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे आप 9 8 7 फैक्टोरियल 6, यहां पे फैक्टोरियल 6, 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, यहां बचेगा 9 8 7 फैक्टोरियल 3 को और खोल लोगे 2 इंटू 1, तो इस पे जो भी आप गुणा भाग कर लो और आंसर आ जाएगा, ठीक है 84, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो अल्टीमेटली ये सारे क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि आपको इस प्रकार थोड़ी छोटी छोटी वैल्यू निकालने के लिए दी जाए तो आप आराम से अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना।
अब थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन वाला ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एनसी, अब आर की वैल्यू एन की वैल्यू आप पे निकालते बनते लगे है ना। अब थोड़ा सा अपन उसमें चलते हैं कि यदि आपको परमुटेशन दिया है और कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है, क्या दिया है, परमुटेशन आपको दिया हुआ है और कॉम्बिनेशन आपको निकालना है, तो उस प्रकार से आपको कैसे डील करना है, क्योंकि फॉर्मूले दोनों आपके पास है, आप किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। है ना, चलिए देखिए, देखिए NC 6, NC 6 हाँ का मान याद कीजिए, ठीक है, निकालना कॉम्बिनेशन है लेकिन दिया आपको क्या है, परमुटेशन, इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि मैं ये आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन कॉम्बिनेशन निकालना आपको नहीं बताया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए ये दिया गया है, मतलब अल्टीमेटली एन की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, क्या निकालनी है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है। हालांकि सिंपल सा है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप पे बता दे रहा हूं, मैंने परमुटेशन आपको सॉल्व करना सिखाया था, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकालनी है आपको, इस खोलोगे आप फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको खोलोगे 20 फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे खोलोगे ना, तो सिंपल सिंपल सा है, आप इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, इससे ये कट जाएगा, इससे ऊपर आएगा तो यहां बचेगा एन माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे बचेगा एन माइनस 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 20, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा एन माइनस 3, ये हो जाएगा एन माइनस 4, ये हो जाएगा एन माइनस 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एन माइनस 5 फैक्टोरियल, 20 एन माइनस एन माइनस 5 कट जाएगा, एन माइनस 3 अपॉन एन माइनस 4 20, थोड़ा कर लो आप, एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4n माइनस 12 इक्वल टू 20, तो एन स्क्वायर माइनस 7n, है ना, और ये 20 माइनस 12 8 बचेगा, तो एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई, कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसमें से आपको दो मान निकलेंगे, एक n बराबर -1 और एक मिलेगा n बराबर 8, ठीक है। कैलकुलेटर पे मैंने सॉल्व करना आपको सिखाया, क्योंकि माइनस की वैल्यू नहीं हो सकती है, इसलिए n बराबर 8 लेंगे, तो आपको निकालना है NC 6 था, तो n की वैल्यू कितनी आई, 8C6, 8C6 को मैंने आपको सॉल्व कराना सिखाया है, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 8 माइनस 6, ठीक है, और ये हो जाएगा फिर 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 2 फैक्टोरियल 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा 7 56 और 2 नीचे, तो 2 से 2 कट जाएंगे तो 28, ठीक। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इस प्रकार से, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कोई भी एन और आर निकालने की आपको जरूरत, सिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, अब आप पे सब खुद बन जाएगा, है ना। इतने क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए, इतनी प्रोसेस आपको बता दी है कि आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक, ठीक है। अब अपन चलते हैं भाषा वाले क्वेश्चनों में, ठीक, कौन से वाले क्वेश्चनों में, भाषा वाले जो क्वेश्चनों में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, अब थोड़ा सा भाषा लिखूं मैं, 10 व्यंजनों, क्वेश्चन है ये,
व्यंजनों, क्वेश्चन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन की भाषा को पकड़ना होता है। 10 व्यंजनों और 4 स्वरों, 10 व्यंजनों और 4 स्वरों में से 3 व्यंजन और 2 स्वर, 3 व्यंजन और 2 स्वर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का, आपको क्वेश्चन के टाइप पे उससे क्वेश्चन पे डील करना है। ठीक है, अब देखो 10 व्यंजन है और 4 स्वर है। ठीक है, कितने हैं? 10 व्यंजन और 4 स्वर। ठीक, तो उसमें से 3 व्यंजन और 2 स्वर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो यहां लिखोगे 3 व्यंजन और 2 स्वर लेकर, ठीक है, 3 व्यंजन और 2 स्वर लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, संचयों की संख्या, संचयों की संख्या मतलब टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे जब आप 3 स्वर और 3 व्यंजन और 2 स्वर लेके टोटल कितने बनेंगे? देखिए अब लिखेंगे अपन। ठीक है, यही लिखना है, यही चीज लिख रहा हूं मैं। ठीक है, कितने में से कितने लेने हैं? 10 व्यंजनों में से, मतलब एन की संख्या कितनी है? 10। सी कितने लेने हैं? 3 व्यंजन। ठीक, स्वर कितने लेने हैं? 4 में से 4C2। ठीक है, तो ये तो हो गई 3 व्यंजन और 2 स्वर लेकर बनाए गए कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो वो बनेंगे इतने कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना, है ना? इसी प्रकार से डील करना है। ठीक है, 10 में से 3 व्यंजन और 2 स्वर लेकर बनाए गए संचयों की संख्या मतलब कॉम्बिनेशन, 3 स्वर और 2 लेकर इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, इतने कॉम्बिनेशन ये तो बनेंगे, लेकिन अब ये भी तो रहेंगे, है ना? ये भी तो आपस में मिलकर बनाएंगे कोई शब्द, है ना? तो इनको आपस में मिलकर बनाने वाले संचयों की संख्या। ठीक है, तो प्रत्येक संचय में अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या, है ना? अब इनसे भी कुछ ना कुछ बनेगा, तो टोटल 3 व्यंजन और 2 स्वर से मिलकर बनने वाले, ठीक है, थोड़ा सा भाषा का आप लोग मैनेज कर लेना, है ना? क्रमचय की संख्या, तो टोटल कितने हैं? 5 है, तो कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 5, टोटल बनेंगे फैक्टोरियल 5। अब लिखेंगे अतः कुल संपूर्ण संचयों की संख्या क्या होगी? अतः कुल संचयों की संख्या कितनी होगी? 10C3 इंटू 4C2 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो 10 फैक्टोरियल 3 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल है 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8
इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन इसको लिखोगे 2 इंटू 1, इसको लिखोगे 2 फैक्टोरियल। ये 5 है, 5 इंटू 4, अभी 5 फैक्टोरियल नहीं लिख लो इसको, इसको लिखोगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। देखिए फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे ऊपर बचेगा 720, नीचे बचेगा 3 इंटू 2, इसका गुणा कर दिया है, 9 8 72 और 10 120 है ना। यहाँ पे बचेगा 12, यहाँ पे बचेगा 2, इस पे बचेगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, अब इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इनको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर 86400। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये समझाने की जरूरत है कि देखिए अपना मतलब क्वेश्चन की भाषा पढ़िए। देखिए क्वेश्चन की भाषा क्या कह रही है, 10 व्यंजन और 4 स्वर से 3 व्यंजन और 2 स्वर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो टोटल कितने हैं, 10 और 4 स्वर हैं, तो उनमें से 3 व्यंजन लेना है, 2 स्वर लेना है। तो 10 में व्यंजन है जिसमें से 3 लिए उसके कॉम्बिनेशन, फिर 4 में से 2 स्वर लिए तो इसका कॉम्बिनेशन एक ये बनेगा। ठीक है, अब जब ये शब्द भी रहेंगे तो ये आपस में मिलके भी शब्द बनाएंगे, तो इनके आपस में मिलने से कितने शब्द बनेंगे, वो बनेंगे फैक्टोरियल 5। अब टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो लिखा है अपन ने, ये और ये, तो यह है ये। फिर अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो अगर एक बार अपन इधर पहुंच गए तो फिर अपन आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसकी सिर्फ ये नंबर बस चेंज होते हैं, ये नंबर बस चेंज होते हैं, है ना, और बाकी सेम एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से अब आप पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बन जाएंगे, देखिए एक है, देखिए किसी डिप्लोमा परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 5 विषय में उत्तीर्ण होना पड़ता है, 5 विषय में उत्तीर्ण होना पड़ता है। ठीक है, उत्तीर्ण होना पड़ता है, तो बताइए वह कितने तरीके से अनुत्तीर्ण हो सकता है। तो वह कितने तरीके से अनुत्तीर्ण हो सकता है। देखिए अब इसको आप इस प्रकार से समझे, एक डिप्लोमा परीक्षा में 5 सब्जेक्ट हो गए तो एन की संख्या कितनी हो गई, 5। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो वो एक विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए, या 2 विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए, या 3 विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए, या 4 विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए, या 5 विषय में अनुत्तीर्ण हो जाए। तो वह कितने तरीकों से अनुत्तीर्ण हो सकता है। अब भाई एक में अनुत्तीर्ण होगा तो भी अनुत्तीर्ण होगा, 2 में होगा तो भी अनुत्तीर्ण होगा, 3 में होगा तो 3 में अनुत्तीर्ण होगा, 4 में होगा तो 4 में अनुत्तीर्ण होगा। तो मतलब किसी भी प्रकार से यदि मान लो एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है, एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है, तो आप इसको लिखोगे NC5C1। 2 विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो इसको लिखोगे 5C2। 3 विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो इसको लिखोगे 5C3।
4 विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो उसको लिखोगे आप 5C4। मान लो 5 विषय में अनुत्तीर्ण हो गया तो 5C5। तो ये उसके फेल होने के कॉम्बिनेशन है, किसके, छात्र के डिप्लोमा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कॉम्बिनेशन इतने सारे बनेंगे। ठीक है, अब कुल कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे, कुल अनुत्तीर्ण होने के तरीके कैसे, 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल 1 और 4, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसको, 5 फैक्टोरियल इस पे लिख जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से 5 फैक्टोरियल, इसमें हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। ठीक, इसको 1 ऐसा रखिए और इसमें हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, इसका 5 फैक्टोरियल और इसका 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल मैंने बताया फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे अपन, देखिए सॉल्व करके बता देता हूं मैं, है ना, आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा यहां से लिख लेता हूं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको खोलेंगे तो 1 ही आएगा, इसको खोलोगे तो 4 फैक्टोरियल है ही। ठीक, प्लस अब देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल खोलोगे 2 इंटू 1, 3 को नहीं खोलेंगे क्योंकि ऊपर का नीचे का ये कट जाएगा, इसका ये कट जाएगा, इसलिए आपको लिमिटेड ही खोलना है, 5 इंटू 4 इंटू 3, है ना, फैक्टोरियल 3 रहेगा, यहाँ का 2 इंटू 1 आएगा, इसका 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 फैक्टोरियल रहेगा इंटू 1, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा और इसका फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, उधर 1 बचेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 बचा यहाँ पे ओनली, यहाँ पे कितना बचा, 2 को इससे भाग देंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 2 का इससे भाग देंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा और वहां पे 5 बचा, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, 5 5 10 30 31। ठीक है, तो टोटल कितने प्रकार से हो सकता है, 31 प्रकार से। ठीक, तो ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि आपको यदि इस प्रकार इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि किसी डिप्लोमा परीक्षा में कितने विषय से उत्तीर्ण हो सकता है, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। एक विषय में उत्तीर्ण होगा, 2 विषय में उत्तीर्ण होगा, 3 विषय में उत्तीर्ण होगा, वो आप सारे विषय के कॉम्बिनेशन आप लगा लेंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो और 1-2 टाइप के और क्वेश्चन देख ले रहे हैं अपन। ठीक है ना, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतनी पॉसिबिलिटी आपको समझाई जाए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। देखिए 5 कुर्सियां हैं, ठीक है, 5 कुर्सियां हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति उनमें से एक या अधिक कुर्सी कितने प्रकार से चुन सकता है। कोई व्यक्ति उनमें से एक या अधिक प्रकार से चुन सकता है। ठीक है, तो कितनी कुर्सियां हैं, 5 कुर्सियां हैं। तो ये तो सेम एज इट इज क्वेश्चन हो गया कि उसने ये अधिक, उसने वो नहीं बताया कि आप कितने अधिक है ना, अधिक तो मैक्सिमम 5 ही है, तो
भाई जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति 5 कुर्सियां चुनना है ना। तो एक व्यक्ति एक बार में एक कुर्सी भी चुन सकता है, 2 भी चुन सकता है, 3 भी चुन सकता है, 4 भी चुन सकता है, 5 भी चुन सकता है। 5 तो है ही, 5 से ज्यादा चुन ही नहीं सकता। तो ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक व्यक्ति, है ना, तो क्या पूछ रहा है, कोई व्यक्ति उनमें से एक या अधिक से कुर्सी एक या अधिक कुर्सी कितने प्रकार से प्राप्त कर सकता है। तो एक व्यक्ति पहली बार में मान लो एक कुर्सी प्राप्त करता है, ठीक है। एक व्यक्ति कोई व्यक्ति उनमें से एक या अधिक कुर्सी कितने प्रकार से चुन सकता है, ठीक है। तो एक बार में एक व्यक्ति ने एक बार में एक कुर्सी चुनी, ठीक है। तो उसको लिखोगे आप 5C1। फिर एक व्यक्ति ने 2 कुर्सी चुनी, ठीक है। एक व्यक्ति ने 2 कुर्सी चुनी 5C2। फिर 3 को चुनी तो 5C3। फिर 4 भी चुन सकता है 5C4। 5 भी चुन सकता है 5C5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस वाला था, है ना। तो उसी प्रकार से सारे एड अप हो जाएंगे, टोटल कॉम्बिनेशन की संख्या। एक बार में एक ही चुन सकता है, दूसरी बार में मान लो 2 चुन लिया, तीसरी बार में 4 चुन लिया, चौथी बार में 5 चुन लिया। तो इस प्रकार से वो अपने कॉम्बिनेशन कर सकता है, ठीक है ना। ठीक, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है ना। और देख लेता हूं मैं और क्वेश्चन, आपको सरल से क्वेश्चन मिल जाए। चलिए देखते हैं। 8 लड़के और 6 लड़कियों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है जबकि 2 लड़कियां एक साथ ना हो, ठीक है। 8 लड़के और कितनी लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियों, ठीक है। अब भाषा नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 8 लड़कियां और 6 लड़कों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है। कंडीशन है जबकि 2 लड़कियां साथ नहीं होनी चाहिए, 2 लड़कियां एक साथ ना हो, एक साथ ना हो, ठीक। 8 लड़कियों और 6 लड़कियों को एक पंक्ति में खड़ा करना है, ठीक है। और जबकि 2 लड़कियां साथ नहीं हो सकती हैं, ठीक है। 2 लड़कियां साथ नहीं हो सकती है, तो जाहिर जाहिर सी बात है। आप देखिए इस प्रकार से कर लेते हैं अपन। 8 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं, है ना। तो और कुछ रिस्ट्रिक्शन तो दी नहीं है। 8 लड़के और 6 लड़कियों को कितने प्रकार से एक पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है जबकि 2 लड़कियां एक साथ ना हो, ठीक है, ठीक है। अब 8 लड़के, तो इसको यदि आप इस प्रकार से बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, लड़कियां 6 ही हैं, ठीक है। देखो अब यदि 8 लड़के हैं, मान लो बॉयज हो गए 8, ठीक है। कितने 9 हो गए क्या, 9 हो गए। अब यदि इसमें 1 2 3
4 5 6। अब अच्छा, ये तो बोला नहीं है कि बॉयज एक साथ नहीं, जबकि दो लड़कियां एक साथ नहीं हो सकते हैं, बॉयज एक साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आपको बनाना है। तो हम ठीक है, अब टोटल यदि आप ऐसे इसमें ऐसे देखें तो 8 बॉयज हो गए, ठीक है, और टोटल 6 लड़कियां हैं, ठीक है। अब यदि ये देखें तो इस स्थान से 6 तो लड़कियां हैं, लेकिन बॉयज कितने हैं? 8। लेकिन एक स्थान क्या हो रहा है? खाली रह रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं पे जब बीच में लड़कियां रहेंगी तो एक में जो बॉयज है वो क्या रहेंगे? डबल रहेंगे। और ये रिस्ट्रिक्शन उसने नहीं दी है आपको कि लड़के दो नहीं रह सकते, लड़के दो बिल्कुल रह सकते हैं। तो एक जगह आपको खाली रहेगी, मतलब एक बॉयज की संख्या आपकी, मतलब टोटल संख्याएं हो जाएंगी आपकी कितनी? 9। और टोटल लड़कियां कितनी है? 6, है ना। तो क्या हो जाएगा? NC6, है ना। थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यदि आप देखिए इस प्रकार से आप देखें तो टोटल प्लेस आपके पास कितने हो जाएंगे? 9, जिसमें आपका एक ये एक्स्ट्रा रहेगा। तो NC6 क्या आ जाएगा? ये आपका कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, ठीक है। तो मतलब 9 स्थानों में से कोई 6 स्थान आप चुन सकते हैं। मतलब एक यहां से हटा दो, एक यहां से हटा दो, इन 6 स्थानों पर रख दो, ठीक। यहां से हटा दो, इन बाकी 6 स्थानों पर रख दो। मतलब यहां से हटा के आप यहां पे रख सकते हैं, ठीक है। और यहां से हटा के आप यहां पे रख सकते हैं, यहां से हटा के आप यहां पे रख सकते हैं। तो टोटल आपके पास प्लेसेस जो है वो हो गए आपकी 9, ठीक है। और कितने बिठालना है? 6। तो ये हो गए 6। तो इसलिए कॉम्बिनेशन आपका आएगा 9 6 C। इसको सॉल्व करना आपको आता है, सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भाषा पकड़ना आपको आना चाहिए। कितने लड़के थे? 8 लड़के थे, 6 लड़कियां थी। अपन ने 8 लड़के बनाए। 8 लड़कों के बीच में 6 लड़कियां इस प्रकार से बैठा ली कि वो 2 लड़कियां आपस में बैठे नहीं, आपस में मिले नहीं। तो अपने पास एक प्लेस एक्स्ट्रा आया। तो टोटल 8 प्लेस थे अपने पास, ठीक है ना। टोटल कितने थे? 8 थे, है ना। क्योंकि देखिए एक प्लेस ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन लड़कियां 6 ही हैं तो कहीं ना कहीं एक से वो हट जाएगी, है ना। तो उस प्लेस पे अपन को तो हर बार में एक अपना बढ़ जाता है बॉयज के बराबर, बॉयज से एक बल्कि बढ़ के बढ़ रहा था, ठीक है। तो 2 प्लेस तो आपके ये हो गए थे और एक प्लेस ये हो गए थे, तो टोटल कितने हो गए थे? 9 प्लेस। तो 9 प्लेस में से आप कितनी? 6 लड़कियां बिठालना है आपको। तो 9 प्लेस में 6 लड़कियां, आप इसका NC-6 निकालेंगे तो आपका आराम से आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाइयां हो रही हुई, लेकिन ये आपको इतना तो मैथमेटिक्स आपको लगा, इतनी तर्क शक्ति आपको लगानी पड़ेगी वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चले, अब एक क्वेश्चन और बचा है, उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 12 बिंदुओं में से 5 बिंदु समरेख है ना। देखिए 12 बिंदुओं में से 12 बिंदुओं में से 5 बिंदु समरेख हैं। यदि इन बिंदुओं को मिलाया जाए तो कितनी समरेखाएं बनाई जा सकती हैं? यदि इन बिंदुओं
को मिलाया जाए तो कितनी सरल रेखा बनाई जा सकती है, कितनी सरल रेखा बनाई जा सकती है। ठीक है, तो 12 में से 5 बिंदु क्या है, समरेख है। 12 बिंदुओं में से 5 बिंदु समरेख है, मतलब एक ही रेखा में है। यदि इन बिंदुओं को मिलाया जाए तो कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, 12 बिंदुओं से कुल है ना, तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, देखिए 12 बिंदुओं से कुल रेखाएं बनाने की इतनी बनाई जाएगी, 12C2। ठीक है, 12C2 कैसे, देखिए 12 बिंदु हैं, 12 बिंदुओं में से 5 बिंदु समरेख हैं। ठीक, अब ये बिंदु किस प्रकार के उसमें दिए गए हैं ये नहीं समझ में आ रहा है ना। तो 12 बिंदुओं में से 5 बिंदु समरेख हैं, यदि बिंदुओं को मिलाया जाता है तो कितनी सरल रेखाएं बनाई जा सकती है। तो 12 बिंदुओं से कुल सरल रेखा बनने वाली सरल रेखाएं कितनी का कॉम्बिनेशन कितना रहेगा, 12C2। अब लेकिन उसमें से 5 बिंदु क्या है, समरेख है ना। तो 5 बिंदु समरेख है तो उनकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी क्या, 12 बिंदु में से ये इतने बिंदु क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि समरेख है। समरेख मतलब एक ही रेखा में, तो अलग रेखा में नहीं है। किसने, 5, तो 5C2 घट जाएगा, है ना। लेकिन अब वो खुद भी एक रेखा बनाएंगे, भाई संरेख है ना, संरेख मतलब समान रेखा में है। तो ये तो एक 5 बिंदुओं का ये तो हो गया, लेकिन ये खुद भी तो एक रेखा बनाएंगे, तो इसलिए +1। ठीक है, फिर अब जब ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है तो इसके बाद सॉल्व करना मैं नहीं सिखा रहा हूं आपको, सॉल्व करना आपको आता है, फैक्टोरियल वैक्टोरियल लेके कैलकुलेटर पे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसलिए इस पे इंसिस्ट कर रहा हूं क्योंकि देखिए ये इसमें आपको जब भी ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें आपको भाषा को पकड़ना पड़ेगा। थोड़े से मानता हूं मैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा भाषा को आपको समझने में आपको दिक्कत जा रही होगी, भाषा को आपको सीखना पड़ेगा। तो इस वाले इन क्वेश्चनों को डील करने का ये तरीका रहता है कि आप इसी प्रकार के क्वेश्चन वहां पे लगा के जाएं, क्योंकि वहां पे एकदम से समझ में नहीं आता है एग्जाम में कि इसमें करना क्या है यार, मतलब क्या सही है क्या गलत है, ऐसा थोड़ा सा हो जाता है। तो मैंने कोशिश ये करी है कि आपको पूरा समझाने की, हालांकि लेकिन इतने टफ क्वेश्चन आपके उसमें आते नहीं है। जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके सिलेबस में आते हैं, है ना, और ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मेनली जो था कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों मैंने आपको सिखा दिए, फॉर्मूले सिखा दिए हैं, फॉर्मूले पे आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाएंगे, और सिंपल सिंपल से अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आप पे बन जाएगा, मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में अपन बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप पे बनना चाहिए, क्योंकि उसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप उस पर कमांड कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली ये सारे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो बच्चे का एक्स सब्जेक्ट हो जाता है मैथ्स में और उसके अगले सेम में वो एडमिशन लेने से वंचित हो जाते हैं, तो आप इन वीडियो की सहायता से अपने उन एक्स सब्जेक्टों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं अपन। थैंक यू।